नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले यार कक्षा 10 की गणित, कक्षा 10 की मैथ हम लोग स्टार्ट करने वाले प्यारे बच्चों। बात किया जाए इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th में जो सिलेबस ओवरव्यू था अर्थात क्लास 10th के मैथ के सिलेबस ओवरव्यू के बारे में जाना था। आज का जो क्लास है हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि दी गई संख्याओं को उस खंड में तोड़ो कि वो संख्याएं किसी दूसरे से विभाजित न हो। अभाज्य का मतलब होता है वो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती जो स्वयं से कटे, किसी दूसरे से ना कटे, वो हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या इस बात से आप सहमत हैं कि अभाज्य संख्याएं किसके? जैसे मैंने कहा कि प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन आपका ऐसा, बाय द वे क्वेश्चन आपका अगर ऐसा बोल दे कि आप केवल 4 का अभाज्य गुणनखंड लिखो। किसका अभाज्य गुणनखंड लिखो प्यारे बच्चों? 4 का अभाज्य गुणनखंड। किसका? 4 का अभाज्य गुणनखंड। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड होने वाला 2 गुणे 2। अब ये जो 2 है प्यारे बच्चों, ये भी 2 और ये भी 2, ये 2 स्वयं से कटने वाला है, किसी दूसरे से नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैंने कहा भाई अब आप जो है ऐसा कर लो, आपने 12 का लिख लो, 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो क्या लिखने वाले? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिहाई 12। अब देखो ये भी अभाज्य गुणनखंड, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये तीनों संख्याएं किसी दूसरे से कटने वाली नहीं है भाई साहब। तो ये अभाज्य गुणनखंड होता है। मतलब दी गई संख्याओं को उस संख्याओं में व्यक्त करना जो किसी दूसरे संख्याओं से विभाजित न हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल है कि आपको लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखना पहले का पहला दिया 140। देखिए पहले का क्या दिया है? 140। तो फर्स्ट यहां बना लेते हैं भैया कि हमको 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। किसका भैया? 140 का अभाज्य गुणनखंड। देखना आपको क्या करना रहता है। सबसे पहले कुछ नहीं, 140 जो ये दिए गए हैं इनका आपको लसापा निकाल लेना है। यही साइड में कहीं पर क्या प्यारे बच्चों आप लसापा निकाल लेना। फिर उसके बाद प्रेम से आप इसका निकाल लोगे। देखो 2 से डिवाइड करोगे ना भाई साहब, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 सते 14 और 2 जीरो में क्या होने वाले? 0 होने वाले भाई साहब, ये आ गए। फिर 2 से दोबारा इसे डिवाइड करोगे यार, जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा और 2 पंचे का हो जाएगा 10। फिर इसे 2 से तो अब डिवाइड होने वाला नहीं है, अब 2 से नहीं डिवाइड होगा, डायरेक्टली ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5 सते क्या आ जाएगा? 35। अब 7 से डिवाइड कर दो इसे, अब इसे आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1। जब आपका 1 आ जाए तो समझ लेना कि ये पूर्ण रूप से आपने इसको डिवाइड कर लिया है। अब देखना 140 को क्या हम इनके गुणन के रूप में लिख सकते हैं? 140 को क्या हम 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे, देखना अब 140 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही लिखना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिखने वाले हो? बोलो यार क्या लिखने वाले हो भाई साहब? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, गुणे कौन है? 5 है, गुणे कौन है? 7 है। ये आपने इतना लिख दिया। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको व्यवस्थित रूप से लिखना हो तो 2 कितनी बार आया प्यारे बच्चों? 2 बार आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2। ठीक। 5 कितनी बार आया भाई? 1 बार, तो आप उसे वही लिख लो। 7 1 बार आया, उसको भी आप वही लिख लो। तो ये आ गए 140 का अभाज्य गुणनखंड। यहां तक बात समझ में आया? 140 का अभाज्य गुणनखंड समझ में आया प्यारे बच्चों? सेम इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों सेकंड वाला भी है। सेकंड वाला क्या है भाई? 156। सेकंड वाला क्या है? 156 का अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है करने के लिए। तो पहला काम हमको क्या करना है भाई साहब? 156 का हम प्यारा सा लसापा निकालेंगे। 156 का, चलो यार 2 से डिवाइड कर लो। अब जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाने वाला? 2 सते यहाँ 14, 1 शेषफल बचेगा जो कि 16 कर देगा। 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16। मतलब 2 से जब 156 में भाग दोगे तो 78 बार जाएगा। कितनी बार भाई? 78 बार। अब फिर से 2 से भाग दे लो। अब जब 2 से भाग दोगे तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा? 6, 1 बचेगा, 2 9 18। यानी फिर जब दोबारा हम 2 से भाग देते हैं तो 39 आता है। कितना आता है? 39। अब ये 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से भाग दोगे तो भैया यहाँ 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 3 39 होता है। फिर 13 से कटा दो तो इनको भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। आ गए? तो जब 1 आ जाए तो समझना कि हमारे पूर्ण रूप से हम लोगों ने इनको डिवाइड कर लिया है। अब क्या लिखने वाले हो? क्वेश्चन पूछ रहा था अभाज्य गुणनखंड, तो लिखो
156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड। चले 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख रहे हो, कितनी बार 2 गुणे 2, फिर एक बार 3 आया है, फिर एक बार कितना आया है 13 प्यारे बच्चों। इसको व्यवस्थित लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 बार तो 2 घाते 2 हो जाएगा, और बाकी 3 और ये 13 एक ही बार है, तो आप इनको कोई लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे से हम लिख देना। तो ये हो गए प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड। केवल आपको क्या करना, दी गई संख्याओं का लसा निकाल लो, जो कि छोटी ही क्लास से प्यारे बच्चों आपने लसा निकालना सीखा होगा। ठीक, तो लसा निकाल कर केवल उसको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो उसके खंड आते हैं, ये जो गुणन के रूप में मिलते हैं, ये उनके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। मतलब दी गई संख्याओं का लसा पर निकालने पे जो हमको संख्याएं प्राप्त होती है वो संख्याएं अभाज्य के ही रूप में मिलती हैं। अच्छा, अब इसका थर्ड पोर्शन भाई साहब, इसका थर्ड पोर्शन क्या करा यार, थर्ड पोर्शन करा 38 25, 38 और कितने हैं प्यारे बच्चों 25। चलो भैया अब इनका करते हैं, तो क्या करते हैं भाई, इनका लसापा निकालेंगे। सबसे पहला काम है हमारा 38 और 25 का क्या निकालना, लसापा। तो यार पहले पता करो कि कटेगा कैसे। देखो लास्ट में 5 है, लास्ट वाला डिजिट 5 है, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 अंतिम में आता ही नहीं प्यारे बच्चों। तो 2 का तो समस्या खत्म, अब ये 2 से नहीं कटने वाला। अब 3 से चेक कर लो, 3 के पहाड़े में अंतिम में 5 आता है, तो 3 से चेक करो एक बार क्या कटता है। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। देखो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 3 एक बार जाने वाला है, फिर आगे 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा 22 हो गए, 3 7 21 एक बचा, फिर 3 5 15, फिर से 3 से डिवाइड करके चेक करो, 3 चौके 12 कट गए, यहाँ 3 दूनी 6 एक बचा, 3 5 कितने हो गए 15, फिर से भाग दे के चेक करो। अब 3 से कटाओगे नहीं कटेगा, अब जब 3 से भाग दोगे तो नहीं कटेगा प्यारे बच्चों। अब देखो 5 से कटने वाला है, 5 से कटाओ, 5 8 40 बचा 2, 5 5 क्या हो गए 85, फिर अब 5 से कटाओ, अब फिर 5 से कटाओगे तो यहाँ 17 आ जाएगा, और ये 17 केवल खुद से कटता है प्यारे बच्चों। अब क्या लिखने वाले, अभाज्य गुणनखंड। तो भाई साहब अब हम लिखेंगे 38 25, क्या प्यारे बच्चों 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखने वाले हैं, का अभाज्य गुणनखंड। तो बोलो प्यारे बच्चों क्या लिख रहे हो, इसका क्या अभाज्य गुणनखंड क्या पाए हो, बोलो। 3 2 बार आया है भाई, 3 कितनी बार आया, 2 बार, फिर 5 भी 2 बार आया है, और एक बार क्या आया है 17 आया है। तो लिखो इसको, क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे, 3 को 2 तो 3 घाते 2, 5 घाते 2 गुणे क्या हो जाएगा 17। ये आ गए इनके अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इधर सेकंड क्वेश्चन, इधर थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों पार्ट एक क्वेश्चन के क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका जो फोर्थ पोर्शन करा है वो 5005 है, और जो 5 पोर्शन है वो 7429 है प्यारे बच्चों। आइए हम इनको भी चेक कर लेते हैं। देखो आपके क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछा गया है एग्जाम में, कई बार ये भी पूछा गया प्यारे बच्चों, कई बार ये भी पूछा गया है, और कुछ बार ये भी पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो आपको देखना क्या है प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं कि यही डिजिट आपके एग्जाम में पूछ ले, यही सेम अंक। आप प्रोसेस सीखो ना कि अभाज्य गुणनखंड उस प्रकार निकल रहा है कि क्या दी गई संख्याओं को मुझे लसापा निकालना है, वो अगर लसापा निकालते समय अगर कोई भी संख्या 3 जितनी बार आ रहे उसके ऊपर उतनी घात लगा के हमको लिख देना, खत्म बाजार, और कुछ भी नहीं करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बात करते हैं इसके फोर्थ पोर्शन का, अर्थात आईवी नंबर क्या कर रहा है कि भाई 5005 का आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है, और जो आपका 6वां नंबर है, यानी सॉरी 5वां नंबर जो है 7429 7429 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो प्यारे बच्चों एक बार क्वेश्चन आप देख लो एक बार, 5000 कितने है, 5005 है, तो ऐड कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे आते हैं भाई साहब, वहां क्वेश्चन क्या था आपका, जो फोर्थ पोर्शन था, जो आपका फोर्थ पोर्शन था, कौन था, फोर्थ नंबर क्वेश्चन था ना। तो फोर्थ पोर्शन क्या था भाई, फोर्थ पोर्शन था 5005, ठीक, और जो 5 पोर्शन था वो था 7429। कितना है प्यारे बच्चों, 7429। इन्हीं के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो चलो भाई लिखते हैं। सबसे पहला काम कि हम लोगों को क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है भैया, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। 5005 का एलसीएम निकालने हैं। चलो भैया अब भाग देते हैं। तो लास्ट में 5 है, तो यार ऐसा है कि ये 5 से ही कटने वाला है। 3 से चेक करोगे तो
तो जब इन्हें आप 5 से भाग दोगे तो 5 1 5, 5 0 में 0, 5 1 5, 1001 कुछ आएगा। ठीक, अब आप इनको किससे भाग देने वाले हो? अब आप इनको किससे भाग देने वाले हो कि कर्जा है किसी से? सोचो सोचो कि अगर हम किससे इनको भाग दें कि कर्जा है, तो शायद 13 से, शायद 13 से, या तो हम कह दें प्यारे बच्चों 7 से, तो 7 से कटाओ, तो 7 से कटाओगे तो देखना 7 1 कितने आ जाएगा 7, यहां बचेगा 3, आगे 0 है, आगे 0 है तो उतारोगे 30 हो जाएगा, फिर 7 चौके कितना हो जाएगा 28, बचे कितने प्यारे बच्चों? बचे 2 और आगे 21 हो जाएगा, 7 तारीख कितना हो जाएगा 21। अब 143 आ गए। अब सोचो कि 143 किससे कटेगा? 13 से कटेगा। किससे कटेगा मेरे प्यारे बच्चों? 13 से। तो 13 1 के 13, ठीक, एक बचा, फिर 13 1 के 13, सॉरी इसको पहले आप 11 से चेक कर लेना चाहिए था, 11 से भी कट जाता शायद, तो चेक करो एक बार 11 से कटाओगे, जब आप इसे 11 से भाग दोगे तो कटेगा। देखना कैसे, 11 1 के 11, बचे कितने 3, 11 3 33, और लास्ट आप 13 से कटा लोगे तो क्या आ जाएगा 1। देखो कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों का ये प्रश्न रहता है कि सर हम क्या पहले 13 से कटा देते, 11 से कटा देते, कोई दिक्कतें तो नहीं आती, पर आपका जो क्रम होता है वो कहता है कि पहले छोटी संख्या से विभाजित कर लो फिर बड़ी संख्या से विभाजित करेंगे, पहले छोटी संख्या से चेक कर लो कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड है प्यारे बच्चों, वो 5 × 7 × 11 × 13 मिला है। कुछ ऐसा कि इसको बच्चे देख कर डरते हैं यार कि मैं कटाऊंगा कैसे, सोचूंगा कैसे। सोचो, प्रयास करो ना कि भाई लास्ट में कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं मतलब 5 से कटने वाला भाई, या तो 5 से कटेगा 3 से, 3 से चेक कर लिए नहीं कटा, 5 से कटा, कटा दिए, ठीक। उसके बाद अब लास्ट में 1 आ गया। अब लास्ट में 1 किसके पहाड़े में आते भाई? 3 के 7 में, 3 7 21, 7 21। अब सोचो कि 1001 तो 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि अब हम 5 से शुरुआत ही किए हैं, तो 3 से कहां से कटेगा? तो 7 से ही कटना है, तो 7 से चेक कर लिए, फिर उसके बाद 11 से, फिर 13 से, तो ऐसे आ जाएगा। तो क्या करना भाई, 5005 का अभाज्य गुणनखंड आपको मिल चुका है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड, 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखने वाले हो भैया? 5 × 7 × 11 × 13, यही आएंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे 74 29 का। किसकी बात करते हैं भैया? 74 29। तो आ जाओ, इनको भी फटाक से एलसीएम निकालते हैं। 74 29। अब देखना लास्ट में 9 दिख रहा है, तो इसका मतलब है 9 केवल 3 के पहाड़े में आता है या तो 7 के पहाड़े। पहले एक बार 3 से चेक करते हैं करता कि नहीं करता। चलो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, फिर 3 7 21, ठीक, नहीं कटेगा 3 से। अब ये 3 से नहीं कट रहा तो भाई 7 से कटेगा, चेक करना, चेक कर लो। 7 1 के 7, ठीक, डबल डिजिट उतारने के लिए आप 0 लगाओगे, 7 छंगे 42 हो जाएगा। तो ये 7 से भी नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 से भी नहीं कटने वाला है। तो अब सोचो किससे कटाओगे? अब जब 7 से नहीं कटा है तो किसके पहाड़ा में लास्ट में 9 आता है? 13 के। तो 13 से चेक करो, 13 × 5 = 65, ठीक ना। तो यहां 65 हो गए। अब कुछ जो बचेगा एक बार 13 से चेक कर लो, 13 से चेक करो, हो सकता है भाई कट जाए। तो 13 × 5 कितने आ गए? 65। अब 74 में से जब 65 घटाओगे कितने बचने वाले हैं? सोचो, 74 में से आप 65 घटा रहे हो तो 9 बचेंगे। कितने बचेंगे? 9। अब आगे 2 है तो 9 2 हो गए, तो 13 7 91, 13 7 91, फिर से 1 बचा 19। तो अब नहीं कट रहा है। तो जब 13 से नहीं कटा मेरे प्यारे बच्चों, तो डायरेक्टली आप अब कहां पर आने वाले हो? 19 से। डायरेक्टली आप 19 से स्टार्ट करना, 19 से। तो 19 3 57, 19 चौक 76, ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 19 3 57 ना, 57। देखना यहाँ 3 बार जाएगा, 57 हो गए। फिर उसके बाद 74 में से जब आप 57 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बार जाएगा? सोचो, एक बार आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते तो जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि आपका टाइम खा रहा है। तो क्या करते हैं कि 74 29 को 19 से डिवाइड कर लेते हैं भाई साहब, तो 391 आ रहा है। कितना? 19 से डिवाइड करोगे तो 300 कितना आएगा? 91 आएगा। कितना आया प्यारे बच्चों? 391। एक बार क्या 391 को 19 से डिवाइड किया जा सकता है? देखा जाए, 391 डिवाइडेड 19 तो नहीं प्यारे बच्चों, 391 19 से डिवाइड नहीं। अब सोचो लास्ट में 1 आया है, अब सोचिए किससे कैंसिल होने वाला है? क्या लास्ट में किसके पहाड़? हो सकता है कि भाई
23 से कट जाए, चेक करते हैं क्या 391 23 से कट सकता है मेरे प्यारे बच्चों? 391 डिवाइडेड 23, बिल्कुल। ये 17 से भी कट जाता क्या? एक बार चेक करते हैं यार, शुरू से फिर से चेक करते हैं, देखना यहां से इसको 17 से पहली बार डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 74 29 डिवाइडेड 17। जब आप 17 से डिवाइड करोगे इसे, शुरुआत हम 17 से कर रहे हैं, तो 437 आने वाले हैं। कितने वाले पे बच्चों? 437। जब 17 से 7429 को डिवाइड करोगे तो 437 आएगा। अब क्या करना भाई, 437 को 19 से डिवाइड कर लो, तो 19 से डिवाइड करोगे 23 आ जाएगा। इन्हें डिवाइड करोगे तो 23 आ जाएगा, और 23 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये यानी 17 से 74 29 को डिवाइड किया गया 437 आया, 19 से डिवाइड किए 23 आया, 23 से डिवाइड किया गया 1 आ गए। तो अब हमारा जो कह रहा था कि भैया 74 29 का आप अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो लिख देना है, क्या लिख देना है? 74 29 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या बोलो भैया? का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाने वाला बोलो प्यारे बच्चों? क्या पाए हो? 17 गुणे 19 गुणे कितना? 30। ये हो गए। बोलो यहां तक बात क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? आपने देखना है कि क्या करिए आपने, पहले क्वेश्चन में आपको 5 पोर्शन दिए गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने यहाँ लगाया है। फिर अगले पेज पे हमने बात की थी कि भैया फोर्थ नंबर उसके फोर्थ पोर्शन और 5 पोर्शन के आपको केवल मिला जुला के दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना है। उसके बाद आप अभाज्य गुणनखंड आराम से निकाल लोगे, और यहाँ से अभाज्य गुणनखंड निकालना आपके एग्जाम में श्योर है। 1 नंबर 2 नंबर ऑप्शनल क्वेश्चन बनना ही बनना रहता है, और कुछ क्वेश्चन आपको लगाने के लिए भी मिल जा सकते हैं, पर श्योर है ऑप्शनल आपसे पूछना ही पूछना है। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये था हमारा 4th और 5 पोर्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाई कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि क्या दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। मतलब जांच करना आपको, बस इतना ध्यान देना, बस ये बात कि भैया दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, तो आइए ध्यान से देखते हैं किसका मौसम निकालना भाई। 2691 का, 510 और 92 का, 336 और 54। ये वाला जो युग्म है ये कई बार पूछा गया, ये और ये दोनों युग्म कई बार मसप में पूछे गए एग्जाम में। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों कि मसप और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकाला कैसे जाता है। भाई साहब मैं आपको बता दे रहा हूं, एकदम प्यारा सा ट्रिक, छोटा सा रहेगा पर एकदम जबरदस्त रहेगा। क्या रहेगा जानते हो? आप केवल अपने दिमाग में ये सेट कर लो भैया, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में मिले, एकदम अपने भाषा में जो हमको समझना है, दोनों में उभयनिष्ठ हो या दोनों में मिलता हो, उसी को लिया जाएगा। दोनों में उभयनिष्ठ हो वही एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एलसीएम का मतलब होता है कि दोनों में उभयनिष्ठ हो या न हो सभी को उसमें कैलकुलेट किया जाएगा। तो ध्यान से, एलसीएम में दोनों में उभयनिष्ठ हो या न हो, दोनों लिए जाएंगे या न हो। ध्यान देना, दोनों उभयनिष्ठ हो या न हो। एक एग्जांपल उठाते हैं तब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक प्यारा सा एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि भैया आप बताओ 12 और 36 का एग्जांपल फॉर डेमो के लिए, केवल एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जब तक समझोगे नहीं तब तक मजा नहीं आने वाला यार। 12 और 36 का, 12 और 36 का आप मुझे एचसीएफ और एलसीएम बता दीजिए। तो बिल्कुल गुरुजी ने बता के रखा था कि भैया पहले 12 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 36 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो बताओ 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12। फिर 36 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड भाई? 36 का 2 दूना 4 3 12 3 36 आ गए। अब मैंने कहा था
कि आपको क्या निकालने हैं भैया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप एचसीएफ निकालो, क्वेश्चन में बोल रहा है आप एचसीएफ निकालो इन दोनों संख्या का, फिर आप एलसीएम भी निकालो इन दोनों संख्या का। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे एलसीएम। तो पहले बताओ मैंने क्या बताया, एचसीएफ वही होता है मेरे प्यारे बच्चों जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मिलता जुलता हो वही। तो बोलो पहले बताओ कि दोनों में कौन मिल रहा है। 12 और 36 के अभाज्य गुणनखंड में 1 तो 2 मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलो हमने 1 2 नोट कर लिया। फिर उसके बाद यार अगर आप देख रहे होंगे ना तो फिर से एक ये वाला 2 भी मिल रहा है, ये भी 2 नोट कर लिए, चलो ठीक। फिर उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे ना तो आपको एक चीज और मिलती हुई दिखाई पड़ रही मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सा है 3, वो कौन सा है 3। तो देखो आपने ये नोट कर लिया, समझ पाए। तो जो दोनों में आपको उभयनिष्ठ दिखाई पड़ेगा, 3 डिजिट दिया तो तीनों उभयनिष्ठ लेंगे हम, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, मतलब इसका मौसम 12 आने वाला है। अब एलसीएम देखते हैं, क्या देखते हैं भाई एलसीएम, ध्यान देना। एलसीएम में जो दोनों में कॉमन है वो तो लिख लो, जो दोनों में कॉमन है लिख लो, जो बेचारा किसी में नहीं कॉमन है चाहे इसमें हो या ना हो उसको भी नोट कर लो। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। अब ये आपके एचसीएफ बाबू आ गए और ये भैया एलसीएम बाबू आ गए। अब बताओ, यही चीजें तो मैं आपको समझा रहा हूं कि एचसीएफ निकालने का बढ़िया सा फंडा ये है कि दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दो, दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लो, और जो दोनों में कॉमन है वो एचसीएफ बता दो, और जो दोनों में कॉमन है और नहीं है उनको एक साथ में ले लो, वो एलसीएम हो गए। जैसे क्या होता है कि जो काम के हैं और जो बिना काम के हैं उन दोनों को ले लो भैया एलसीएम, और जो केवल काम के हैं वो एचसीएफ। ठीक, तो आइए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेम आपका दिखेगा, आप ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं जो नहीं लगा पाओगे भाई। चलो 2691 पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन भाई करा 2691। पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का, 26 और 91 का आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैंने कहा कि आपको इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा। चलो जैसे कि हम लोग मान लो कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड लिखते कैसे हैं, तो प्यारे बच्चों हमने आपको बता के रखा ना रफ में, ये याद रहे, ये चीज आपको रफ में करना है, ये चीज आपको रफ में करना है। ठीक, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे लिखेंगे भाई, 2 से भाग दोगे 13 आएगा, फिर 13 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों। फिर सेम ऐसे 91 को करने वाले हो, किसको करने वाले हो प्यारे बच्चों, 91 को। बोलो तो भैया डायरेक्टली ये कटाओगे तो ये 7 से कटेगा, किससे कटेगा, 7 13 में 91, फिर 13 1 13 आ गए। तो चलो अब लिखते हैं, शुरुआत करते हैं भैया। 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखने वाले हैं हम लोग इस बार 2 गुणे 13, देखो 2 गुणे 13, और जो 91 है उसका हम लोग लिखने वाले हैं 7 गुणे 13। बोलो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है भैया एचसीएफ बताओ, क्या बताइए एचसीएफ, किसका एचसीएफ बताएंगे, 26 और 91 का। तो एचसीएफ किसका, 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा, बोलो भैया। तो बताओ 26 और 91 का, मैंने कहा था चलो आ जाओ यहां पर देखते हैं कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में मिलता हो वही एचसीएफ होगा। तो बोलो क्या 2 दोनों में दिखाई पड़ रहा है, नहीं, क्या 13, हाँ बिल्कुल 13 दोनों में दिखाई पड़ रहा है, 7 दोनों में नहीं है। तो यार जो 13 जब दोनों में दिखाई पड़ रहा है तो इसका आंसर जो होगा एचसीएफ क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। अब हमसे पूछ रहे हैं एलसीएम भैया, एलसीएम किसका, 26 और 91 का। तो बोला गया था ना कि जो कॉमन हो, तो पहले बताओ जो कॉमन है वो कौन है, 13 है, और जो नहीं कॉमन है वो कौन है, 2 है, और एक को बेचारा 7 है, सबको ले लो। तो बोलो 7 दूनी 14 और 13 में गुणा करोगे तो शायद जहां तक मेरा अनुमान कर रहा है 182 आएगा। ठीक, तो ये चीजें आ गई भी है, इसकी एलसीएम, ये आ गई एचसीएफ। लास्ट में आपसे क्या कर रहा था जानते हो, लास्ट में आपसे बोला है कि आप ये मुझे बताओ कि ये चेक करके भी बताओ कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो आ जाओ सिद्ध कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो जांच भैया, अब हम लोग जांच करने वाले, अब हम जांच करने वाले हैं भैया। जांच क्या होगी, जांच के रूल ये हैं कि खुद कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल करो। जांच में ये कह रहे हैं कि आप दोनों संख्याओं का गुणनफल करिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर
HCF गुणे LCM। चलो भैया बताओ दोनों संख्याएं कौन है 26 और 91, इनका गुणा कर लो बराबर 26 और 91 का आप क्या कर लो, यहाँ देखिए ये चीजें हम लोग आगे समझते हैं, इनको इरेज कर लेते हैं। अब इनका कोई काम धाम है नहीं, ये हम लोगों को रफ का काम कर रहे थे कि हमने कैसे देखा कि भाई 26 का भाज्य गुणनखंड क्या होता है और 91 का भाज्य गुणनखंड ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से क्या करते भैया दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो बोलो दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं कौन है भैया 26 और कौन है 91 है, बराबर दोनों HCF कौन आया है भैया 13 आया है और LCM कितना आया है 182। अब जब आप इनका गुणा करोगे तो दोनों चीजें सेम आने वाली, चेक कर लेना भाई। चलो गुणा कर लेते हो, 13 दूना आ जाएगा 26, 23 66 आएगा, कितना आएगा प्यारे बच्चों 23 66। अब इनका भी गुणा करोगे तो 23 66 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ वही चीज तो वो बोल रहा है कि आप क्या कह रहा है, वो वही चीजें तो बोल रहा है कि भैया दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही आपको जांच करना था। देखो दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इस प्रकार हमारा ये पहला पोर्शन क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस प्रकार आपको लिखने भी रहते हैं। मैंने केवल आपको यही चीजें, वहां भूल करना ही नहीं एग्जाम में कि HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन दिखाई हो और LCM का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन हो उसको भी, और नहीं है उसको भी लेके चलना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया सेकंड पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पोर्शन क्या करा भाई 510 और 92 है, 510 और 92। तो नेक्स्ट पेज पे यही कर ले, चलो आ जाओ 510 और 92 क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा ही ना, दूसरे का दूसरा ही है 510 और 92, 510 और क्या है मेरे प्यारे बच्चों 92। तो सबसे पहला काम मैंने बताया है कि दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखो, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखो। तो आओ अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि जो हम लोगों ने बचपन में सीखा है कि भैया 510 का लसापा निकालो। क्या निकालोगे 510 का लसापा, भाग दो, 2 दूना 4, 1 बच गए, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब लास्ट में जब 5 आ गए तो 2 से तो कटने वाला नहीं, अब 3 से चेक कर लो भैया, 3 से चेक करो कि क्या ये कटते हैं। तो 3 अठे का हो जाएगा 24, 1 को बचेगा, आगे जाएगा 15 हो जाएगा, 3 पचे का हो जाएगा 15। अब शायद 3 से तो नहीं कटने वाले हैं। अब जब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 से कटाओगे तो 17 पचे 85, फिर 17 से कटाओगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कट गए। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 को चेक कर लेते हैं, किसको चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों 92 को, आ जाओ 92 को भी चेक कर लेते हैं भैया। अब भाग दोगे 2 से, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छंगे 12, फिर 2 से भाग दोगे तो 23 आ जाएगा, फिर 23 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। आ गए। तो सारे के अभाज्य गुणनखंड हमारे सामने आ चुके, केवल लिखने हैं। लिख लो भैया, क्या लिखोगे 510 को हम लिखने वाले हैं इस बार, क्या लिखने वाले हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर 92 को क्या लिखने वाले हो भाई, 92 को लिखने वाले हो आप 2 गुणे 2 गुणे 23। अब याद आया कि क्वेश्चन में HCF पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था HCF किसका 510 और 92 का, 510 और 92 का HCF पूछ रहा था। अब गुरुजी ने तो बता के रखा है कि 510 और 92 का HCF निकालना है, तो उनके अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन है, कॉमन का मतलब भैया जो दोनों में दिख रहे हो, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो आपको दिखाई पड़ रहा है भैया। देखो एक खुद 2 दिखाई पड़ रहा है, फिर उसके बाद ऐसा कोई भी अंक वही नहीं है जो कि दिखाई पड़े एक दूसरे से मैच कर रहा है कोई। बोलो बोलो, इन दो को छोड़कर मेरे प्यारे बच्चों क्या ऐसा कोई अंक है जो एक दूसरे से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि केवल इसका जो मसअप आएगा 2 आएगा ना। अब हम बात करते हैं भैया एलसीएम की, किसकी बात करते हैं यार एलसीएम की भाई, किसका 510 और 92 के एलसीएम का। तो बोलो एलसीएम क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है वो भी नोट कर लो, नहीं है तो वो भी नोट कर लो। तो बचे कौन थे 3 गुणे 5 गुणे 17 और इधर कौन बचा था 2 गुणे 23। एक बार जब आप इनका गुणा करोगे ना तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर आप खुद गुणा करके बता लोगे क्या आंसर आएगा। भाई गुणा करने के बाद कितना आंसर आने वाले हैं किसी को पता है?
तो हम लोग थोड़ा सा टेक्निक का मदद ले लेते हैं। 2 तिहाई 6 दूनी 12, 12 गुणे 23 करोगे तो भैया कितना आ जाएगा, 12 गुणे 23 बराबर 276। देखना 2 तिहाई 6 पंचे 30 दूनी 60, 60 गुणे 23 1380, 1380 गुणे 17, 1380 गुणे 17 तो 23460। गुणा करने पे क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, 23460। तो ये इनके आ गए एलसीएम, ये इनके एलसीएम आ गए, ये इनके एचसीएफ आ गए। अब क्या कर रहा था क्वेश्चन में, जानते हो क्वेश्चन में आपसे कर रहा था भैया चेक करो। क्या चेक करोगे भैया, क्या चेक करने के लिए बोल रहा था कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो आ जाओ चेक कर लेते हैं, इनको हटा लेते हैं, इनका काम धाम तो खत्म है हमारे पास से। अब तो बोलो भैया आ जाओ। अब हम इधर जांच करने वाले हैं, क्या करने वाले, जांच। तो जांच हो जाए, तो जांच में क्या होता है, जांच में कह रहा है कि आप दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। चलो अब भैया दोनों संख्याएं कौन है, 510 कौन से हैं, 510 गुणे कौन है भैया 92 बराबर एचसीएफ कौन है, एचसीएफ आया है 2, एलसीएम कौन आया है 23460, 23460 गुणा कर लो भैया, 2 0 में 0, 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 46920। इनका भी वही आएगा 46920। अब बताओ उत्तर की जांच हो गई, दोनों देखो दोनों पक्ष क्या हो गए आपके बराबर हो गए। बातें समझ पाए आप। ये आपको इस प्रकार करना था 510 और 92 का। केवल आपको दिमाग में ये सेट करके रखना है कि दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालो। भैया अभाज्य गुणनखंड निकालने का रूल का है एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना। ठीक, एचसीएफ पूछ रहा तो दोनों में मैच कर रहा है वो एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम पूछ रहे हैं तो जो दोनों में मैच कर रहे हैं उनको भी लिख लो, और जो नहीं कर रहे मैच उनको भी लिख लो, बस खत्म। आपके आंसर आपके सामने होंगे। आपके एग्जाम में जो 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो छूटने वाला नहीं है, वो बच के जाने वाला नहीं है आपके से। आ जाओ इसके थर्ड पोर्शन की बात करते हैं यार। पहले थर्ड पोर्शन क्वेश्चन तो आप देख लो कि थर्ड पोर्शन क्वेश्चन आपका क्या करा, 336 और 54 है। क्या है, 336 और 54। देखना ये सेकंड पोर्शन था। अब हम इसके थर्ड पोर्शन की बात करेंगे जिसका नाम क्या है 336 और 54। क्या है भैया 336 और 54 थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करा 336 और क्या दे रखा है 54 दे रखा है। बोलो 336। हमें उम्मीद है कि जितने लोगों ने भी शुरू से लेकर अभी तक देखा है ना वो 336 और 54 नहीं, कोई भी 2 संख्या 3 संख्या दे दें उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे भैया। अब आ जाओ 336 का अभाज्य गुणनखंड। देखना ये मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये आपको अलग से करना पड़ेगा। 336 ना, तो लास्ट में 6 है तो 2 से कटाओ, 2 1 के 2, 2 छंगे 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दोगे 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर भैया 2 से भाग दोगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दोगे तो 21 आ जाएगा, 3 से भाग 7, 7 से भाग 1, ये 336 आ गए। फिर दोबारा हमने किसको करना है 54 को, फिर 2 से भाग दोगे तो 27 आएगा, 3 से भाग 9, 3 से भाग 3, 3 से भाग 1, आगे कि नहीं आगे, यहां तक करना था। अब देखना अब हमको क्या लिखना है भैया 336 का अभाज्य गुणनखंड। तो 336 को क्या लिखने वाले हो, देखो कितनी बार 2 आया भैया 4 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे क्या आ गए 7। फिर से हमको 54 ध्यान देना है भैया। 54 में 2 कितनी बार आया 1 बार, और 3 कितनी बार आया भैया 3 बार। ये तो हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है एचसीएफ। क्या पूछा है भैया एचसीएफ। तो एचसीएफ लगाते हैं किसका 336 और 54 का ना। तो मैंने बताया कि दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मैच कर रहा हो एचसीएफ है। तो बोलो दोनों में मैच करने वाले एक खो ये हैं, चलो इनको नोट कर लो। और कौन मैच कर रहा है भैया, देखो एक खो ये इनसे मैच कर रहा है, और क्या कोई मैच कर रहा है क्या, और कोई मैच कर रहा है नहीं। इसके पास 3 2 है पर इसके पास 1 ही 2 है, इसके पास 2 ठो 3 है पर उसके पास 1 ही 3 है। तो हमसे उससे मतलब है नहीं, जो दोनों में मैच कर रहा है वो नोट करना बस। तो 2 तिहाई कितने हो गए, मासा पही आ गए। अब हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम किसका
336 और 54 का। अब बताओ भैया, जो दोनों में है वो तो नोट कर लो, जो दोनों में है वो कौन था, 2 और 3। अब जो नहीं है उनको भी नोट करो। तो कौन कौन नहीं था भैया, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 3 ठो 2 नहीं थे, 1 को 7 नहीं थे, और एक ये 3 नहीं था, और एक ये 3 नहीं था। समझ रहे जो, अब मतलब इसमें सब लपेट दिए जाओगे। आ जाओ एक बार, अब बताओ सबके गुणा करने हैं। 2 तिहाई 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 48 गुणे 63 कर लो भैया, आपके आंसर मिल जाएंगे। 48 गुणे 63 तो 3024 कितने आ जाएंगे, 3024। ये इसकी एलसीएम आ जानी है, ये इसकी एलसीएम हो गई, ये आपकी एचसीएफ हो गया। अब क्या कर रहा था कि आपको जांच करना, क्या करना भैया, जांच करना। तो जांच करने के लिए हम लोग इधर कर लेते हैं, ध्यान देना है कि जांच करना कैसे हम लोगों को। जांच में क्या कहता है रूल, खुद वो बता के रखे कि भैया आप दोनों संख्याओं का गुणनफल करिए, दोनों संख्याओं का क्या करिए, गुणा कर दीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM ना। तो बताओ दोनों संख्याएं द्विकोण है भैया, दोनों संख्याएं हैं 336 गुणे 54, और HCF कितना आया है 6, और LCM कितना आया भैया 3024। गुणा कर लो, 6 चौके कितने 24, 6 दूनी 12, 2 14, यहाँ 1 6 तिरिक 18। तो भैया यहाँ भी वही आएगा 18 144। ये मिला लो दोनों पक्ष बराबर, तो समझ लो आपके आंसर हैं सही। समझ पाए। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से किए थे भैया, यहाँ से स्टार्टिंग किए थे हम लोगों ने, देख लेना। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ निकालकर उत्तर की जांच करना था। मैंने आपको बताया कि ये वाला युग्म और ये वाला युग्म कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो जरा सा ध्यान से समझना। और ये भी मैं बता रहा हूं कि कोई भी युग्म पूछे आपसे, उससे क्या आपको केवल स्टेप समझने हैं। हमने आपको यहाँ तरीके बता दिया कि एचसीएफ का मतलब है जो दोनों में मैच करता हो, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। जिस वर्ड में आप समझो वो वर्ड सेलेक्ट कर लो। एलसीएम का मतलब है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो या न हो, सबको लिए जाएंगे। अच्छा, पहला था भैया बात 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। सबसे पहला रूल कि 26 को अभाज्य गुणनखंड में और 91 को अभाज्य गुणनखंड में लिखकर जो दोनों में कॉमन, वो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है और नहीं है, दोनों को मिला के एलसीएम, उत्तर की जांच। ये फर्स्ट पोर्शन तैयार हुआ था। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ सेकंड पोर्शन देखा था, फिर उसके बाद हमने यहाँ थर्ड पोर्शन देखा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 चाहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालने। बिल्कुल आसान तरीके, एक बार फिर से बोल रहा हूं, वो बातें आपको याद होगी, वो बातें आपको याद होगी। अभी हमने नेक्स्ट स्लाइड पे बात किया था। एचसीएफ का मतलब है भैया कि जो दोनों में क्या हो, मिले, दोनों में उभयनिष्ठ हो। दोनों में क्या हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब बताया गया कि जो दोनों में मैच कर रहे हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो। और एलसीएम का मतलब होता है कि जो दोनों में हो या न हो। उभयनिष्ठ भी लिया जाएगा, और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी। उभयनिष्ठ प्लस उभयनिष्ठ न हो, दोनों उभयनिष्ठ न हो, इसमें कोई बचने वाले नहीं है, ये ध्यान देना। ठीक, आ जाओ। पहला क्वेश्चन देख रहे हो, क्या रहा, 12, 15 और 21। इस बार 3 डिजिट के आ गए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम भी निकालने हैं कि केवल, हाँ दोनों निकालने हैं। तो चलो, सबसे पहला काम हमने बताया है कि भैया इनका अभाज्य गुणनखंड, तो ये छोटे डिजिट हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड वैसे भी किया जा सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 3। गुणे 1 लिखना चाहो तो लिख लो भैया, गुणे 1 लिखना चाहो लिख लो। 12 का 2 दूनी 4 3 12। अच्छा, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखने वाले हो, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 लिखने वाले हो, लिख लिए। फिर उसके बाद 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखने वाले हो, 3 गुणे 7, 3 गुणे
7। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। याद रहे एचसीएफ वही होगा जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। ऐसे लिखना 12, 15 और 21, ऐसे लिखकर तब आगे आपको लिखना है बराबर बराबर। अब बोलो जो तीनों में कॉमन वही एचसीएफ, तो तीनों में कॉमन होने वाला केवल एक इकलौता अंक दिख रहा है, वो इकलौता अंक कौन है प्यारे बच्चों, 3। यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। अगर हम बात करें एलसीएम की, बात करें एलसीएम की किसकी, 12, 15 और 21 का, तो बताया गया ना कि जो कॉमन है वो लिख लो। चलो कॉमन वाले लिख लिए, जो नहीं है वो भी लिख लो। तो ऊपर 2 ठो 2 मिल रहे हैं, नीचे 1 को 5 मिला है, फिर अगले वाले में 1 को 7 मिला। गुणा कर डालो, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 और 7 420। ये आ गए इनके एलसीएम और एचसीएफ। इस प्रकार आपका फर्स्ट पोर्शन इसका कंप्लीट होता है। अगर हम बात करें सेकेंड पोर्शन की, किसकी बात करें भैया, सेकेंड पोर्शन की। सेकेंड पोर्शन क्या कर रहा है, 17 है, फिर क्या है भैया 23 है, फिर क्या है 29 है। 17, 23 और कौन है 29, यही है ना। तो पहले ये भी छोटे डिजिट हैं तो हम इनका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुणे 1, क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या, ये किसी से कटेगा ही नहीं। फिर उसके बाद अगर बात करें भैया 23 की, किसकी बात करें 23 की, तो 23 गुणे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें 29 की, तो 29 को लिख सकते हैं 29 गुणे 1। बोलो ये लिखा जा सकता है, तो ये अभाज्य रूप हो गए। अब आपसे पूछा है एचसीएफ, क्या पूछा है, एचसीएफ। किसका एचसीएफ पूछा है, 17, 23 और 29 का एचसीएफ। तो एचसीएफ बताया गया था जो तीनों में कॉमन दिखाई पड़े। तो बोलो भैया तीनों में कॉमन दिखने वाला वर्ड कौन है, 1 है। तो एचसीएफ क्या आ गया, 1। अब हमने पूछा कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम 17, 23 और 29 का जो एलसीएम होगा वो बोलो क्या होगा। तो जो तीनों में कॉमन नहीं है वो भी, जो कॉमन है वो भी, तो गुणा कर लो। 1 तो कॉमन था, फिर कौन कॉमन नहीं है, 17 कॉमन नहीं है, 23 कॉमन नहीं था, 29 कॉमन नहीं था। सबके गुणा करोगे 17 गुणे 23 गुणे 29। तो भैया थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेटर का मदद ले लेते हैं कि 17 गुणे 23 गुणे 29 करने पे क्या आता है। 17 गुणे 23 गुणे 29 तो 11,339 क्या आने वाले हैं, 11,339 आने वाले हैं। तो इस प्रकार आपके एलसीएम मिल जाते हैं। इसका जो थर्ड पोर्शन है, थर्ड पोर्शन क्या है, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो हम थर्ड पोर्शन को नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। यहां पर क्या है, 8, 9 और 25। फटाक से हम क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 8 का अभाज्य गुणनखंड होने वाला 2 गुणे 2 गुणे 2, यही करेंगे। अच्छा 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भैया, 3 गुणे 3। 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5। गुणे 1 लिखा जा सकता है, गुणे 1 लिखा जा सकता है, गुणे 1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। अब हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ। क्या, एचसीएफ किसका, 8, 9 और 25 का। तो बोलो जो तीनों में कॉमन वही एचसीएफ। तो तीनों में कॉमन कौन सा है, 1। तो 1 आंसर आ गया। फिर एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम कौन हो, 8, 9 और 25 का एलसीएम। तो जो तीनों में कॉमन है वो भी, जो नहीं है वो भी। तो न होने वाले यहां 3 ठो 2 थे, और यहां कौन थे भैया, 2 ठो 3 थे, और यहां कौन थे, 2 ठो 5 थे। गुणा कर लो फटाक फटाक, 5 5 25 3 75, 75 दूनी 150, दूना 300, दूना 600, 600 3 1800। क्या 1800 आने वाले, एक बार फिर से चेक कर लो। 5 5 25 3 75, दूना 150, दूना 300, दूना 600 3 1800। ठीक, तो इस प्रकार आपके ये एलसीएम आ जाते हैं, ये एचसीएफ आ जाते हैं। लास्ट बार मैं बता रहा हूं, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, एलसीएम का मतलब जो दोनों में कॉमन हो और ना हो, दोनों को लिए जाते हैं। ठीक,
बात करते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर जो 4 है हमारा प्यारे बच्चों, वो एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 100 में 100 मार्क उसे दे सकते हो प्यारे बच्चों। पक्का है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला, श्योर है कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो इस बात को प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। अगर आप इसकी रेटिंग करने वाले हो प्यारे बच्चों, इतना स्टार देने वाले हो कि उसकी वैल्यू नहीं है, इतना 3-4 स्टार जो भी देना चाहो उतना दे लो भाई, उतनी बार ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। चले तो क्या दिया, इस सवाल को समझ, इस सवाल को हल करने के लिए एक प्यारा सा, एक इकलौता सा छोटा सा सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों। उस सूत्र को अगर हम सही से देख लें तो वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। वो सूत्र होता है एलसीएम बराबर, मतलब किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम जो होता है वो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे क्या होता है एचसीएफ, बटे क्या हो जाएगा म स प, जिसे आप क्या कहते हो एचसीएफ कहते हो। प्यारे बच्चों ये बात आपको याद रखना, केवल इतना ही फॉर्मूला याद रखना, क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे म स प, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा म स प। सवाल आपके आगे आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन आपके आगे आ जाएगा, इतना आसान हो जाएगा। तैयार, बोलो क्या लगाने वाले हो भैया, एलसीएम किसका पूछ रहा है। चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम पूछा किसका, 306 और 657 का एलसीएम पूछा है। तो भैया 306 और 657 का एलसीएम पूछा, तो बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो वो दोनों संख्याएं कौन है भैया, 306 है और क्या है 657 है। 306 है और क्या है 657 है, बटे इन दोनों संख्याओं का म स प, बटे क्या है दोनों संख्याओं का म स प, यहाँ 9 दिया गया। देख रहे हैं प्यारे बच्चों। अब हमको क्या करना है यार, कैंसिल आउट, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देना। 9 सते 63, बचे यहाँ 2, आगे 7 है तो 27 हो जाएगा। 9 तिरिक कितना हो जाएगा 27। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 306 और गुणे क्या है 73 है, तो 306 का गुणा अगर हम 73 से कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों जो चीजें आपको चाहिए उसका एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए 306 और किसका गुणा करते हैं, 73 का गुणा करते हैं। तो प्यारे बच्चों कैलकुलेटर की मदद ले लिए जाए कि 306 और 73 का गुणा आप कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों गुणा कर लीजिएगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा। 306 और 73 का गुणा करते हैं, यहाँ देखते हैं कैलकुलेटर का मदद लेकर आपको बता दिए जाते हैं। 306 देखिएगा, 306 गुणे 73 कितना आ रहा है 22,338। कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 22,338 ही आपका इसका क्या हो जाएगा लसअप हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन से कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे क्या कहते कि इनका एलसीएम दे दे या सीएफ पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों, या तो सब कुछ दे दे, इन्हीं में से कोई एक संख्या ना दे, एक संख्या पूछ सकता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। फिलहाल हम लोग अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं। जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर से कंप्लीट करने के बाद हम लोग एमसीक्यू करने वाले, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ जितने भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को जब सॉल्व करेंगे ना तब मजा आएगा लगाने में। ठीक प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं यार। प्रश्न नंबर 4 उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं रह गया होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 का। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 5वां क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या 6 के पावर n के लिए क्या अंक 0 पे समाप्त हो सकता है, लास्ट वाला अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। प्यारे बच्चों ऐसे ही 6 के पावर n 4 के पावर n भी पूछ सकता है। आप ध्यान से समझना, आपको क्या करा कि अंक दिया है, क्या दिया है संख्या दे दी है, क्या प्यारे बच्चों संख्या दिया है। अब वो संख्या मेरे प्यारे बच्चों आपको दे के रखा है 6 के पावर n, क्या दे के रखा है 6 के पावर n। अब कह रहा है कि आप यहां n के प्लेस पे क्या ऐसा कोई वैल्यू रख सकते हैं कि जिसको सॉल्व करने पर, जिसको हल करने पे लास्ट वाला डिजिट 0 आए और वो संख्या प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, यानी कि वैल्यू प्राकृतिक होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं प्राकृतिक संख्या जो होती है आप रखोगे जब प्राकृत संख्या, ठीक, जो प्राकृतिक संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है, अगर n है तो वो 1 होगा,
फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। मेरे प्यारे बच्चों डॉट डॉट करके ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो ये सारी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब 1 से लेके आगे की जो भी संख्याएं हैं वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो जब आप यहां पर n के प्लेस पे 1 2 3 4 रखोगे तो क्या ऐसा कुछ आता है, ध्यान से देखना। जब मान लेते हैं n इक्वल टू 1 रखोगे, n इक्वल टू 1 रखने पर, देखो n इक्वल टू 1 रखने पर, तो अब प्यारे बच्चों संख्या क्या मिलेगी, चलो यहां संख्या क्या मिलने वाली, देखो 6 के पावर n, तो 6 के पावर 1 बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलो दूसरी बार रखते हैं हम, ये दूसरी बार रखते हैं। दूसरी केस में n बराबर अब क्या रख रहे हैं, 2, n बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर प्यारे बच्चों, n बराबर 2 रखने पर। जब आप n बराबर 2 रखोगे तब क्या मिलेगी संख्या, तब संख्या मिलेगी 6 के पावर n, यानी 6 के पावर 2। 6 के पावर 2 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 36। ठीक, जब आप अगली बार रखोगे n बराबर 3 रखोगे, n बराबर जब आप 3 रखोगे तो क्या संख्या मिलने वाली मेरे प्यारे बच्चों, संख्या तब मिलेगी 6 के पावर 3, जिसको आप हल करोगे 216 आएगा। तो आप देखो वो क्या कर रहा था, क्या आपके पास ऐसा कोई नंबर आएगा, क्या ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या होगा कि जिसको रखने पे लास्ट वाला डिजिट 0 हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। पर आप देख रहे हैं आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रखते जा रहे हो, पर लास्ट वाला जो डिजिट है वो 0 नहीं आ रहा है, वो 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चों ये मैं लिख दूंगा, यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा कि ये किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के पावर n अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। क्या लिख देंगे, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बोलो प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक बात आपको समझ में आया, यही आपके क्वेश्चन का क्या था, आंसर था, यही आपके क्वेश्चन का क्या था मेरे प्यारे बच्चों, आंसर था, यही चीज आपके क्वेश्चन का क्या था, आंसर था, यही पूछ रहा था। अगर संख्या 4 के पावर n दे देता तो चेक कर लेते प्यारे बच्चों, अगर संख्या 4 की पावर n देता तो भी चेक कर लेते, वो भी 0 पे समाप्त होने वाली नहीं थी। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि ये संख्याएं भाज्य हैं। ये बताओ पहले मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी दूसरे से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो बताओ, अब हमको इनको व्याख्या करना है कि भैया ये भाज्य है। तो आ जाओ, पहला संख्या दे रखा है, संख्या क्या दे रखा है भैया, 7 गुणे 11 गुणे कितना है 13 है, प्लस क्या है प्यारे बच्चों 13 है, एक ये दे रखा है। और क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में क्या दे रखा है 5। मेरे प्यारे बच्चों भाज्य संख्याएं हम बता दिए आपको कि वो संख्या जो किसी दूसरे से विभाजित हो, या हम कह दें कि वो संख्याएं जिसमें से कोई भी एक संख्या उभयनिष्ठ हो, वो संख्याएं भाज्य संख्या होती जिसमें कोई भी संख्या क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग इस फंडा को अपनाने वाले हैं। भाज्य संख्या को हम लोग क्या लिखने वाले मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या वो संख्या होती, मैं केवल इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं कि भाज्य संख्या हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि भाज्य संख्या वे संख्या जिसमें कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ हो, कोई दूसरी संख्या क्या हो, उभयनिष्ठ हो, क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, उभयनिष्ठ हो,
वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। आओ देखते हैं जरा सा। अब बताओ यहां से लेके मेरे प्यारे बच्चों प्लस के इधर और प्लस के उधर, प्लस के इधर प्लस के उधर, बताओ क्या कॉमन है। तो आप देख रहे होंगे कि प्लस के इधर 13 दिखाई पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस के इधर भी आपको 13 दिखाई पड़ रहा है। तो दोनों में कौन सा कॉमन संख्या मेरे प्यारे बच्चों, 13। जब आप 13 कॉमन ले लोगे तो इधर बचेगा 7 गुणे 11 और प्लस यहां क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 बचेगा। अब आप बताओ, मैंने कहा था कि यदि संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ संख्या हो, संख्याओं में अगर कोई उभयनिष्ठ डिजिट हो तो प्यारे बच्चों वो भाज्य संख्या होती है। तो यहां देखो 13 क्या है, कॉमन है, 13 उभयनिष्ठ संख्या, इसलिए ये संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। तो मैं ये आंसर यहां लिख दूंगा प्यारे बच्चों कि चूंकि 13 एक उभयनिष्ठ है, 13 क्या है प्यारे बच्चों, एक उभयनिष्ठ है, 13 क्या है, एक उभयनिष्ठ है, अतः यह भाज्य संख्या होगी। अतः यह कौन सी संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, अतः यह भाज्य संख्या होगी। बोलो ये बात आपके क्लियर हो गए इतना, ठीक। आओ हम इधर देखते हैं। अब बात करते हैं भैया इधर कौन से उभयनिष्ठ है। देखो प्लस के उधर और प्लस के इधर, प्लस के इधर देखो, देखते आओगे देखोगे कि 5 इधर भी मिल रहा, 5 उधर भी मिल रहा। तो भैया प्लस के इधर 5 कॉमन है और प्लस के उधर भी 5 कॉमन है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 5 यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो देखना। तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 6, यहाँ 5 के प्लेस पे 1 बच जाएगा, गुणे यहाँ कौन है मेरे प्यारे बच्चों, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहाँ से 5 कॉमन हो गए, यहाँ क्या बच गए, 1 बच गए। बोलो कोई दिक्कत अभी तक नहीं होना चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं में 5 क्या है, एक उभयनिष्ठ है, इसलिए यह कौन सी संख्या होगी, भाज्य होगी। क्योंकि हमने अभी गुरुजी के द्वारा पढ़ा लिए गए कि आप पढ़ लिए कि वो संख्याएं भाज्य होने वाली जिसमें कोई भी एक संख्या क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दी गई संख्या में क्या प्यारे बच्चों, दी गई संख्या में 5 एक क्या है, 5 एक उभयनिष्ठ है, 5 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक उभयनिष्ठ है, अतः इसलिए यह भाज्य है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो यहाँ तक ये बातें समझ में आई है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं, हो सकता है कि वो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हो प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यार, एकदम मन लगा के पढ़ लो। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है और उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। इमेजिन कर लेना कि इस खेल के मैदान के चारों तरफ ये कोई वृत्ताकार पथ था, ठीक। और कह रहा है कि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने भैया, 18। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया के द्वारा क्या प्यारे बच्चों, सोनिया के द्वारा लिया गया समय, सोनिया के द्वारा लिया गया समय कितना है, 18 मिनट है। कितने हैं प्यारे बच्चों, टोटल 18 मिनट वो समय ली है सोनिया। कितने मिनट, 18 मिनट। ये जो सोनिया है, एक सोनिया प्यारी सी बच्ची है, वो क्या करती है कि ये इसका राउंड लगाती, एक राउंड कंप्लीट करने में उसके द्वारा 18 मिनट समय लगता है। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। और एक रवि भैया है, रवि भैया भी प्यारा सा लड़का है। अब ये जो रवि भैया हैं, ये रवि हैं, ये सोनिया है। तो रवि को भी एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो भैया मैदान का एक चक्कर पूरा करने में लगा रवि के द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 मिनट है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 12 मिनट है। कितना है, 12 मिनट। कितने हैं प्यारे बच्चों, 12। सोनिया के द्वारा लगा समय 18 मिनट, रवि के द्वारा लगा समय 12 मिनट। बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
अब कह रहे हैं कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो रवि और सोनिया जी थी, ये रवि यहां बैठे थे, तो रवि और सोनिया ये मान लो रवि हो गया, रवि और सोनिया दोनों एक ही जगह से एक ही समय पे चलना प्रारंभ करती हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। ये मान लो अगर इधर गए तो ये भी इधर जाएंगे, दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो बताओ वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि ये कितने समय बाद ये एक दोनों दूसरे से आके फिर से मिल जाएंगे। तो आइए ऐसा निकालने के लिए प्यारे बच्चों जो दी गई संख्या है उसका हम क्या निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दी गई संख्या का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले कितने समय बाद मिलेंगे ना, तो रवि और सोनिया, रवि और सोनिया को प्रारंभिक स्थान तक पहुंचने में क्या प्यारे बच्चों, पहुंचने में लगा समय बराबर दी गई संख्याओं का एलसीएम कवन 18 और 12। मेरे प्यारे बच्चों 18 और 12 का एलसीएम कैसे निकालने वाले, आओ निकाल लेते हैं। चाहे आप यहाँ रफली निकाल लेना, चाहे आप ऐसे निकाल लो। 18 को लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 3, और भैया 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 3, यही ना। अब इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम हम लोगों ने इसी चैप्टर में अभी पढ़ा था प्यारे बच्चों कि जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखे जाते हैं। तो बताओ जो कॉमन है सबसे पहले वो लिख लो, दोनों में 2 कॉमन है और खुद 3 कॉमन है। उसके बाद एक 3 कॉमन नहीं है और एक खुद 2 कॉमन नहीं है, तो 2 3 6 3 18 दूनी कितने आ गए 36। तो इसका जो एलसीएम आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना आ रहा है 36। तो यानी रवि और सोनिया 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, टोटल कंप्लीट हो जाता है। और हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 1.1 को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैंने 1 से लेकर 7 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कराया प्यारे बच्चों 1.1 का। हमें उम्मीद है कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया था प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको क्लासेस समझ में आई होंगी तो पक्का एक बार इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, बाय बाय।